न्यू हेडिंग लिखिए। अब इसकी वजह से मच्छर भी आएंगे, तो दरवाजे को क्लोज कर लो। अब तो कोई आएगा नहीं। एक लड़का आता था ना, वो क्या नाम था, शिवांग था ना एक लड़का, शिवांग, वो कहाँ गोल हो गए? पढ़े लिखेगा नहीं वो, बना लिया। देखो ध्यान दो भैया, ध्यान दो भैया, प्यारे भैया। मेयर ने ये कहा कि अगर मान लो 1 मोल गैस लो और उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखो, इसमें एक सिलेंडर है, इसमें एक पिस्टन लगाया, उसमें एक डेफिनिट वेट रख दिया। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं करना है तो पिस्टन ऊपर नीचे नहीं जा सकता। तो जो ऊपर से नीचे से हीट देते हैं तो कहाँ जाती है? तो टोटल उसका टेम्परेचर बढ़ाने में खर्च हो जाता है। तो मान लो उसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, क्योंकि डिफिनीशन में 1 मोल गैस ले लो और वॉल्यूम कांस्टेंट रखो और उसे तब तक गर्म करो जब तक कि उसका टेम्परेचर कितना ना बढ़ जाए, 1 डिग्री सेल्सियस। तो जो हीट देनी पड़ेगी बाबा, उसको कल हमने बताया था CV होगी। क्या होगी? तो जो हीट दिया कांस्टेंट वॉल्यूम, तो पूरा उसका टेम्परेचर बढ़ा दी, इधर उधर नहीं गई। लेकिन जब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट देते हैं तो पिस्टन मूव कर सकता है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो जाता है। कांस्टेंट प्रेशर में वॉल्यूम क्या होता है? चेंज। तो जो हीट देते हैं तो वो 2 पार्ट में खर्च होती है। पहला, उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी बढ़ाती है, और दूसरा, उसके पिस्टन का जब एक्सपांसन होगा तो वर्क डन भी होगा। तो सोचो कि जब हम मान लो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रहे हैं हीट, तो मान लो 10 रुपया हुआ। जब कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हैं तो पता चला 15 रुपया दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि 10 रुपया तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने में खर्च हो गई। अब 5 रुपया काहे में खर्च हो गई? उसका पिस्टन के डिस्प्लेसमेंट में। इसलिए कांस्टेंट प्रेशर पे जो मोलर स्पेसिफिक हीट कल BM सर ने सिखाया था CP, वो ज़्यादा होती है CV से। और कितना ज़्यादा होगी? बुद्धि लगाओ। जितना एक्स्ट्रा मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे W कराया, कितना W, और तब तक W, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड,
जब तक उसका टेम्परेचर कितना ना बढ़ जाए। कितने अच्छे बच्चे हैं आप लोग, समझ गए ना। यही मुझे समझाना है, यही आपको लिखना है, यही स्कूल के। और इसलिए Cp मोलर ज़्यादा होता है Cv से, और उन दोनों का डिफरेंस जो है कितना है, वर्क डन के बराबर। वर्क डन किस पर, कांस्टेंट प्रेशर पर। किस पर, कांस्टेंट प्रेशर पर। और कब तक वर्क कराना है, जब तक उसका टेम्परेचर कितना ना बढ़ जाए, 1 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना होना, यही मेयर ने समझाया। ठीक, लिखिए जरा। माना कि आदर्श गैस एक बेलन में ली गई है। लेट आइडियल गैस इज फिल्ड इन ए सिलेंडर। माना कि एक आदर्श गैस बेलन में ली गई है। लेट आइडियल गैस इज टेकन इन ए सिलेंडर, जिसमें गति करने योग्य पिस्टन लगाया गया है। इन विच ए मूवेबल पिस्टन इज अटैच्ड। गति करने योग्य पिस्टन लगाया गया। इन विच ए मूवेबल पिस्टन इज अटैच्ड। गति करने योग्य पिस्टन लगाया गया, मूवेबल पिस्टन इज अटैच्ड। लिख लिया। यदि 1 मोल गैस को आचार आयतन पर गर्म करते हैं, इफ 1 मोल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यदि 1 मोल आदर्श गैस को आचार आयतन तक पर गर्म करते हैं, इफ 1 मोल ऑफ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ताकि उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, सो दैट इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ताकि उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, सो दैट इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तब दी गई ऊष्मा Cv कहलाती है। देन हीट गिवन इज कॉल्ड Cv। दी गई ऊष्मा Cv कहलाती है। हीट गिवन इज कॉल्ड Cv। किंतु यदि गैस का दाब नियत रखते हैं, बट इफ प्रेशर ऑफ गैस इज केप्ट कांस्टेंट, गैस का दाब नियत रखते हैं, बट इफ प्रेशर ऑफ गैस इज केप्ट कांस्टेंट, और उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, एंड इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाई 1 डिग्री सेल्सियस, तब दी गई ऊष्मा Cp कहलाती है। देन हीट गिवन इज कॉल्ड Cp। किंतु जब आचार आयतन पर गर्म करते हैं, बट व्हेन इट इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आचार आयतन पर गर्म करते हैं, इट इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तब पिस्टन गति नहीं करता है। देन पिस्टन डज नॉट मूव। गैस का प्रसार या संपीड़न नहीं होता है। एक्सपांसन और कंप्रेशन ऑफ गैस डज नॉट अकर। गैस का प्रसार या संपीड़न नहीं होता है। एक्सपांसन और कंप्रेशन ऑफ गैस डज नॉट अकर। इसलिए दी गई संपूर्ण ऊष्मा, देयरफॉर इंटायर हीट गिवन, दी गई संपूर्ण ऊष्मा, इंटायर हीट गिवन, गैस का ताप बढ़ाने में खर्च होती है। इज यूज टू राइज द टेम्परेचर ऑफ गैस। गैस का ताप बढ़ाने में खर्च होती है। इज यूज्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ गैस। इसके विपरीत ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत ऑन द अदर हैंड, जब गैस को अचर दाब पर गर्म करते हैं, व्हेन गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, जब गैस को अचर दाब पर गर्म करते हैं,
when gas is heated at constant pressure, तब दी गई ऊष्मा दो भागों में खर्च होती है। Then heat given is lost in two parts. दी गई ऊष्मा दो भागों में खर्च होती है। Heat given is lost in two parts. प्रथम भाग फर्स्ट पार्ट। प्रथम भाग फर्स्ट पार्ट, वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता है। फर्स्ट पार्ट इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑफ गैस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। प्रथम भाग वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता है। फर्स्ट पार्ट इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑफ गैस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा भाग गैस के प्रसार के कार्य में खर्च होता है। एंड सेकेंड पार्ट इज लॉस्ट वर्क डन इन एक्सपांसन ऑफ गैस। गैस के प्रसार के कार्य में खर्च होता है। सेकेंड पार्ट इज लॉस्ट वर्क डन इन एक्सपांसन ऑफ गैस। इसी कारण दैट इज वाई Cp का मान Cv से अधिक होता है। दैट इज वाई Cp इज मोर देन Cv। Cp का मान Cv से अधिक होता है। दैट इज वाई Cp इज मोर देन Cv। और Cp तथा Cv का अंतर एंड डिफरेंस ऑफ Cp एंड Cv अचर दाब पर गैस के प्रसार के कार्य में खर्च होता है। इज इक्वल टू वर्क डन इन एक्सपांसन ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। गैस के प्रसार के कार्य में खर्च होता है। एक्सपांसन वर्क डन इन एक्सपांसन ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, जब तक कि उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस ना बढ़ जाए। till its temperature is increased by 1 degree Celsius. Work done at constant pressure till its temperature is increased by 1 degree Celsius. जब तक कि उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस ना बढ़ जाए। till its temperature is increased by 1 degree Celsius. इसलिए therefore Cp minus Cv is equal to work done। सुनिएगा जरा, वर्क डन कैसे रहता है। वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू, मान लीजिए पिस्टन डेल्टा एक्स डिस्टेंस में, अब फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया इनटू प्रेशर, जो होता है फोर्स अपॉन एरिया पिस्टन, तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। अब ये हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम। एरिया ऑफ पिस्टन इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, चेंज इन, तो ये आ जाएगा P इंटू V2 माइनस V1, फाइनल प्रेशर वॉल्यूम माइनस। अब PV2 माइनस PV1, PV2 होता है n RT2 माइनस n RT1 आइडियल गैस इक्वेशन से। PV इज इक्वल टू NR, कैपिटल R कॉमन, T2 माइनस T1, PV2 इज इक्वल टू RT2 और PV1 इज इक्वल टू RT1। लेकिन T2 माइनस T1 कितना होना है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना हो गया, इसलिए Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। मतलब हम ही लोग अपने ऊपर गलतियां मोल लेते हैं और थोड़े समय में समझ में आ जाता। जैसे खाना खाते रहो खाते रहो खाते रहो, यहाँ तक खा लो, आओ खाओ, एक लिमिट है। इसी को हिंदी में बोलते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत।
आती कहीं ना करो। बहुत लोग खा खा के पहले ये फूलेगा, फिर ये फूलेगा, फिर फूलेगा, फिर ऐसे फूलेगी, ये सब फूलते 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 गोल हो जाती है, स्फेरिकल शेप। और बना लो ना, काहे तुम लोग, ये लिख लो ना भाई। हंसते हैं लोग, हंसते हैं लोग मेरी बात पे, बताइए ऐसे। ट्रिपल एफ बीमारी का घर है, ट्रिपल एफ, फैट, फीमेल, फुग्गा, ये बीमारी का घर है। ये बनाया, दिस इज कॉल्ड, लिख लीजिए, मेयर इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड मेयर इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड मेयर इक्वेशन। लिख लिया? न्यू हेडिंग लिखिए, न्यू हेडिंग लिखिए, to find CP and CV in terms of degree of freedom. To find CP and CV in terms of degree of freedom. In terms of degree of freedom. स्वतंत्रता की कोटि के पदों में सीपी और सीवी ज्ञात करना बहुत इंपॉर्टेंट, नीट जेई में आता है। ठीक है, तो लिखिए, यदि आदर्श गैस के n मोल लेते हैं, इफ n मोल्स ऑफ आइडियल गैस आर टेकन, यदि आदर्श गैस के n मोल लेते हैं, इफ n मोल्स ऑफ आइडियल गैस आर टेकन, जिसके लिए स्वतंत्रता की कोटि एफ है, फॉर विच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एफ, अब यदि उसका प्रारंभिक ताप T1 है, इफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर इज T1, तब उसकी आंतरिक ऊर्जा, देन इट्स टोटल इंटरनल एनर्जी U1 is equal to 1/2 NFRT1, N नंबर ऑफ मोल्स, F डिग्री ऑफ फ्रीडम, बता चुका हूँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, 1/2 NFRT1। अब यदि इसका आयतन स्थिर रखते हुए, नाउ इफ बाई कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, आयतन स्थिर रखते हुए बाई कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, इसका ताप T2 कर दिया जाता है, इट्स टेम्परेचर इज मेड T2, उसका ताप T2 कर दिया जाता है, तब कुल आंतरिक ऊर्जा, देन इट्स टोटल इंटरनल एनर्जी U2 इज इक्वल टू 1/2 NFRT2। इसलिए अचर आयतन पर दी गई ऊष्मा, देयरफॉर हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अचर आयतन पर दी गई ऊष्मा, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा H at V is equal to constant is equal to U final minus U initial, 1/2 NFR T final minus T initial।
लिख लिया। इसलिए अचर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, देयरफॉर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV इज इक्वल टू डेल्टा H एट V इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। therefore molar specific heat at constant volume CV is equal to delta V at constant volume upon number of moles into temperature difference। रख दिया वैल्यू NFR T2 minus T1 divided by N into T2 minus T1। So CV is equal to 1 by 2 FR। Therefore ये गैस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट CV इज इक्वल टू 1 by 2 FR। प्रूफ कर लेंगे, है ना। आप पैरा चेंज करके लिखिए। बट वी नो दैट फॉर आइडियल गैस CP माइनस CV इज इक्वल टू R। Therefore CP is equal to CV plus R, 1 by 2 FR plus R। तो R taken common 1 plus F by 2। It is molar specific heat at constant pressure। स्कूल के एग्ज़ाम में भी आ सकता है, JEE नीट में भी आ सकता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में आ गया CP/CV। बहुत अच्छे लोग हैं। फिर न्यू हेडिंग लिखिए, टू फाइंड वैल्यू ऑफ CP एंड CV इन टर्म्स ऑफ पॉइसन रेशियो गामा। पॉइसन अनुपात गामा के पदों में CP और CV का मान ज्ञात करना। To find the value of CP and CV in terms of Poisson ratio gamma। पॉइसन अनुपात गामा के पदों में CP और CV का मान ज्ञात करना। To find the value of CP and CV in terms of Poisson ratio gamma। In terms of Poisson ratio gamma। ठीक है, इसके टर्म्स में तो लिखिए, परिभाषा के अनुसार अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन पॉइसन अनुपात का मान, द वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो, पॉइसन अनुपात का मान, द वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV। Therefore CP is equal to gamma CV। CP is equal to gamma CV। But CP minus CV is equal to R। इसलिए गामा CV माइनस CV is equal to R। गामा माइनस 1 इंटू CV is equal to R। Therefore CV is equal to R upon gamma minus 1। CV is equal to R upon gamma minus 1। इसलिए CP is equal to gamma into CV। तो गामा इंटू R अपॉन गामा माइनस 1। सो इट इज आल्सो इन टर्म्स ऑफ गामा। CP एंड CV इन टर्म्स ऑफ गामा। लिख लिया। फिर लिखिए
स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम। न्यूनतम स्वतंत्र निर्देशाक्षों की संख्या, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एक्सिसेस, न्यूनतम स्वतंत्र निर्देशाक्षों की संख्या, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एक्सिसेस, जिससे बाय विच किसी गैस के अणु की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। पोजीशन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल कैन बी फाउंड, किसी गैस के अणु की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। पोजीशन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल कैन बी फाउंड, स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। यदि किसी अणु में परमाणुओं की संख्या कैपिटल N है, इफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज कैपिटल N, यदि किसी अणु में परमाणुओं की संख्या कैपिटल, इफ नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज कैपिटल N और आबंधों की संख्या b है, and number of bonds is b, तब उसके लिए स्वतंत्रता की कोटि, then degree of freedom for it, उसके लिए स्वतंत्रता की कोटि, degree of freedom for it, f is equal to 3n minus b होगी, will be 3n minus b। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, एक परमाणविक गैस के लिए फॉर मोनो एटॉमिक गैस, एक परमाणविक गैस के लिए n इज इक्वल टू 1 एंड डिग्री नंबर ऑफ बॉन्ड्स 0, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, मोनो एटॉमिक गैसेज जो हैं, तब डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 3 इंटू 1 माइनस 0। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 3। सेकेंड, ये लीनियर मोशन की होती, तीनों जो है लीनियर मोशन। सेकेंड, फॉर डाई एटॉमिक गैस, फॉर डाई एटॉमिक गैस n is equal to 2, b is equal to 1, एटम टू एटम, जैसे एक एटम A1 यहाँ हो गया, एक एटम यहाँ हो गया, डाई एटॉमिक, एक लिंकेज हो गया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 1, सो इट इज 5। इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगी। फॉर ट्राई-एटॉमिक गैस, there is linear bonding. If there is linear bonding, means atom, 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 A to A3, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए? 2, और नंबर ऑफ एटम्स n इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2, लीनियर बॉन्डिंग में, स्ट्रेट लाइन बॉन्डिंग में, तब डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 2, दैट इज 7। एंड फॉर ट्राइंगुलर बॉन्डिंग ऐसा हो जाए जैसे ये एटम, 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 तो नंबर ऑफ एटम्स 3 हो गए, मगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए? 3। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इंटू 3 माइनस 3,
दैट इज 6। क्लियर है? बहुत अच्छे लोग। Therefore, for different atomic gases, Cp and Cv are given by the following। इसलिए विभिन्न गैसों के लिए Cp Cv निम्नानुसार। For different atomic gases, Cp and Cv are given by the following relations। Cp and Cv are given by the following relations। For different atomic gases, Cp and Cv are given by the following relation। अगर डिफरेंट एटॉमिक गैसेस हैं तो Cp Cv बता दे रहे हैं। सब लोग ध्यान दे लो और समझ भी लो। यहाँ ध्यान करो। जैसे मान लो यहाँ गैस है, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और उसी के लिए गामा भी कर सकते हैं, गामा Cp/Cv, तो ये आ जाएगा 2/f। PMT में आ चुका है। और Cv मैं खुद बता चुका हूँ 1/2, चाहे Fr लिखो चाहे R/गामा माइनस, और Cp जो है वो 1/2 Fr प्लस R है, और चाहे लिख दो गामा इंटू R/गामा माइनस। लिख लिया? अच्छा, तो जैसे ही जो है वो मोनो एटॉमिक हो, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यहाँ 3 रख दिया, साल कर दिया तो 5/3 1.6666 है ना। यहाँ रख दिया तो आ जाएगा 3/2 R। यहाँ रखेंगे तो 5/2 R। और जोड़ लेंगे मोनो एटॉमिक का। अगर मान लीजिए डाई एटॉमिक गैस हो जाए, जैसे O2N2 डाई एटॉमिक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके लिए 5, और C ये आ जाएगा 5 रख देंगे तो 7/5 1.4, और ये आ जाएगा 5/2 R, ये आ जाएगा 7/2 R कि नहीं। R जोड़ लेंगे। क्लियर? अगर ट्राई एटॉमिक गैस हो जाए और उसमें लीनियर बॉन्डिंग हो, तो लीनियर बॉन्डिंग के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? 7। तो यहाँ आ जाएगा, तो 7 रख देंगे तो आ जाएगा 9/7 1 पॉइंट 8 टाइप का आ जाएगा। 1.28 है ना। बहुत अच्छा। फिर इधर आ जाएगा 7/2 R और 9/2 R। और अगर ट्राइंगुलर बॉन्डिंग हो तो ये 6 हो जाएगा, 3R है ना। अरे सॉरी 3 कहते 3
6 रख देंगे तो 1/3 4/3 यानी 1.333 है ना। ये आ जाएगा 3R और ये हो जाएगा 4R। मिक्सचर हो जाए अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस, अगर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर हो जाए तब डिग्री ऑफ फ्रीडम CP/CV, और सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर वही बात करेंगे, अभी रहने दीजिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिसाइड नहीं होगा मिक्सचर में। इधर देखो जरा, ये आ जाएगा गामा, ऐसा करेंगे CP/CV एंड इट इज इक्वल टू N1C1P प्लस N2C2P प्लस डैश 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 अपॉन N1C1V प्लस N2C2V प्लस डैश डैश। अलग अलग गैसेस का नंबर ऑफ मोल्स और CP/CV, और ये आ जाएगा CV आ जाएगा N1C1PV प्लस N2C2V प्लस डैश डैश डैश, और CP आ जाएगा N1C1P प्लस N2C2P प्लस डैश डैश। वो CV है और इधर CP। नहीं कर पाए आप लोग? बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, इतने सुपर बच्चे हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया और CP/CV मोलर वगैरह हो गया। अब क्या बताना है मुकेश? हैं? फेज डायग्राम। अच्छा, पहले फेज डायग्राम बता दें, लिखो जरा। फेज डायग्राम, फेज डायग्राम फेज डायग्राम। चलो देखते हैं फेज डायग्राम। वाटर के लिए है, वाटर के लिए, ऐसे सब चीज़ों के लिए है फेज डायग्राम। फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है तो फिजिक्स में पढ़ना ज़रूरी रहता। मैं फेज डायग्राम वाटर का बढ़िया ड्रॉ करके समझाता हूँ, समझाता बहुत अच्छा हूँ, समझाता बहुत अच्छा समझा दूंगा, लिखवा भी दूंगा, कहोगे तो फिर 2-3 पेज लिखवा दूँ। देखो जरा, एक पीटी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, और पीटी डायग्राम बहुत चल रहा है आपका आजकल एनसीईआरटी में, और उसी से क्वेश्चन भी आ चुके हैं, तो उसी को लेता हूँ। अगर प्रेशर इधर ले ले और टेम्परेचर इधर ले ले, तो डिफरेंट टाइप के कर्व इसमें इस टाइप के आते हैं। एक है ये वाला कर्व, एक है मान लीजिए ये 7 पॉइंट तो नहीं होता, पर एक कर्व ये है और एक कर्व ये वाला अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व। कौन सा कर्व? अब नाम भी रखे दे रहे हैं,
ए भाई चलो दौड़ो, ऐसे टाइप का कर्व का नाम। देखिए ज़रा, ये जो इस पे अगर कोई पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर मार दें तो ये टेम्परेचर वाला एक्सिस पे जो आएगा इसको हम लोग TS लिखते हैं, और ये कर्व कहलाता सब्लिमेशन कर्व। कौन सा कर्व? ये सॉलिड स्टेट को बताता है। किसको बताता है? सॉलिड स्टेट को। अरे डी बनाओ भाई, ये डी है, सॉलिड स्टेट को बताता है। तो सॉलिड स्टेट में ये पूरा मट इधर वाला पार्ट, इधर जो है वो वेपर स्टेट को बताता है। किसको? और ये वाला जो है लिक्विड स्टेट को। लिक्विड, ये लिक्विफिकेशन कर्व है, ये वेपोराइजेशन कर्व है, ये सब्लिमेशन कर्व है। सुनिएगा जरा, अगर इस पर कोई पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर मार दें तो ये कहलाता बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। अगर इस पे कोई पॉइंट है और इससे परपेंडिकुलर मार दें यहाँ है तो ये कहलाता मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट। अगर कोई पॉइंट ये है जिस पर ये टेम्परेचर, तो ये कहलाता टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट। टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, वेपर तीनों इक्विलिब्रियम में हो। सब्लिमेशन कर्व सॉलिड और वेपर को सेपरेट करता है। लिक्विफिकेशन कर्व सॉलिड और लिक्विड को अलग करता है, और वेपोराइजेशन कर्व लिक्विड और वेपर को अलग करता है। अब सुनिए जरा, अगर इस कर्व पर कोई लिक्विड है तो सॉलिड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में होंगी, यानी दोनों फेज मिलेंगे, सॉलिड भी और ऐसा ये होगा। और इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर यहाँ होगा वो सब्लिमेशन प्रेशर कहलाता है। कौन सा प्रेशर? क्या सुपर बात है, बता। इस जगह पे जहाँ उंगली रखी है इस जगह पर है तो लिक्विड सॉलिड में बदलता है, सॉलिड लिक्विड में बदलता है, इसलिए फिजिकल इक्विलिब्रियम है, लेकिन दोनों फेज मिलेंगे, लिक्विड भी मिलेगा और कितना अच्छा समझा रहे हैं। और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ जो है वो मेल्टिंग प्रेशर कहलाता है। क्लियर? इसमें है कहीं पर, मान लो इस जगह पे है तो लिक्विड फेज भी होगा और वेपर फेज भी होगा, यानी लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में होंगे। और अगर हम कहें कि इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ तो बॉइलिंग प्रेशर कहलाता है। क्लियर? अब सुनिएगा, मन लगा के सीखिए। जैसे जैसे ए से बी के तरफ जाते हैं वैसे वैसे सब्लिमेशन पॉइंट बढ़ता है और सब्लिमेशन प्रेशर भी, यानी हाई प्रेशर पर सब्लिमेशन के लिए टेम्परेचर भी हाई होना। ठीक समझ में आ गई? हाँ, ऐसे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगर दोनों इक्विलिब्रियम में है, सॉलिड और वेपर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर बढ़ा दें तो सॉलिड ज़्यादा बनेगा, प्रेशर घटा दें तो वेपर ज़्यादा बनेगी। फिर बुद्धि लगाओ, अगर हम टेम्परेचर TS कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा? सॉलिड मिल जाएगा। प्रेशर घटा दें, वेपर बढ़ जाएगा। फिर सुने और बुद्धि लगाएं, इसमें इक्विलिब्रियम में है, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर घटा दें, कितना अच्छा समझाता हूँ। लॉज हैं, लॉज हैं। बायो वाले रटते हैं, मैथ्स वाला समझता है कि समझ जाओ, ज़्यादातर ऐसा होता है। समझ भी जाते बायो वाले, ऐसा नहीं है, पर रटो मत, समझो। जब इसको सिखा दिए इसको माइंड को तो अपने आप वो समझ जाता है क्या बोल रहे, क्या कर रहे। फिर सुनिए जरा, इस जगह पे हैं, मेल्टिंग पॉइंट पे हैं, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर बढ़ा दिया
लिक्विड बन जाएगा। प्रेशर घटा दिया, फिर सुनिए, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर घटा दिया, ये सब बातें बन जाएंगी। यही तो नॉलेज देना चाहते थे हम। 1000 क्वेश्चन की दवाई है फेज डायग्राम, ये केवल वाटर के लिए है बाबा। अब सुनो जरा, एक लॉ बताते हैं नीट का और जेई का भी है, सुनिए जरा, पूरी क्लास समझे प्लीज। क्वेश्चन आया कि आइस का अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा कि घटेगा। मेल्टिंग पॉइंट, रिमेंबर मेल्टिंग पॉइंट। तो सुनिएगा जरा, यहां ध्यान करो, जैसे जैसे बी से सी की तरफ जाते हैं इस कर्व में ही, तो जैसे जैसे बी से सी की तरफ जाते हैं प्रेशर बढ़ रहा, लेकिन टेम्परेचर मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा। तो आइस का अगर हाई प्रेशर कर देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर सुने जरा, बॉइलिंग पॉइंट पर दिमाग लगाओ आप। बहुत सारे ऐसे कि जैसे जैसे बी से डी की तरफ जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। ऊपर जाएंगे तो प्रेशर बढ़े और टेम्परेचर भी। इसका मतलब है बॉइलिंग टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट, हाई प्रेशर है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, और लो प्रेशर है तो बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा सुनिए अब जरा, पहाड़ों पर दाल नहीं गलती, ये बहुत आपके स्कूल के एग्ज़ाम में आता। पहाड़ों पर दाल नहीं गलती, उबलती रहती है, उबलेगी मगर गलेगी नहीं भाई। उसको गलने के लिए 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। अब हुआ क्या है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रेशर कम होता चला जाता, वहाँ प्रेशर बहुत कम है। यहाँ तो चलो ग्राउंड में है तो 120 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना चालू होती है और दाल गली भी जाती है एक आध 2-4 सीटी में, लेकिन वहाँ बॉइलिंग चालू हो जाएगी 20 डिग्री सेल्सियस में ही, यानी पानी उबलने लगेगा क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर क्या है, कम है। तो जैसे जैसे प्रेशर कम करते चले जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता चला जाता है। तो मान लीजिए अभी हम यहाँ हैं तो 120 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है पानी, लेकिन पहाड़ों पे चले गए तो वहाँ प्रेशर बहुत कम है, तो पता चला वो 20 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो रहे हैं। तो पानी उबलेगा लेकिन दाल गलने के लिए उसको कितना टेम्परेचर चाहिए, 140 120, तभी वो गलेगी। नहीं समझ में आया तुम्हारे? बॉयल होना अलग बात है, गलना अलग बात है। हाँ, वहाँ पे तुम उबलते हुए पानी में हाथ डाल के बढ़िया धो सकते हो क्योंकि उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। नहीं समझ में आया? बुढ़ापे में समझ में आया तब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनोगे। अभी बीएम सर के पास हो तो समझ जाओ। तुम्हें ऐसे समझाने वाले जो है मास्टर वहाँ केमिस्ट्री में ना मिलेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते उनको बनता कुछ नहीं है। मैथ समझो, बुद्धि समझो। हाँ बना लो, फिगर बना लो। खूब समझा दिया मैंने, है ना मुकेश? समझा दिया, इतना ही समझा दो, ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। बहुत लोगों को ज़्यादा पढ़ाए तो पागल हो गए। एक सिंह साहब थे बिहार के, मैथ्स के बहुत इंटेलिजेंट थे, पागल हो गए थे। हाँ पागल, नसें फट गई, नस फट गई, फ्यूज हो जाती बुढ़ापे में। बहुत सारी नसें, बहुत से हड्डियाँ फ्यूज हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। बुढ़ापे में कोई पूछे कितनी हड्डियाँ हैं तो उतनी नहीं है जितना मुन्ना भाई MBBS में कर रहा था। हाँ तो ये समझ जाओ, नसें भी ऐसी तमाम हो जाती। इतने से काम चल जाएगा, है ना आयुष? पूरा समझ में आ जाएगा ना? हाँ वहाँ किजवर्ड में ना बताने लगना फिजिक्स वाले सर को। हाँ तो उनको किजवर्ड में एक नाम है कि अंग्रेजी बोल दे, किजवर्ड।
निकिता ये समझ में आ रहा है? फेज डायग्राम बना लो। अब ये बताओ कि बना लोगे? मुकेश बताए दे रहे हैं, इस बार सिलेक्शन चाहिए मुझे, इस बार सिलेक्शन मुझे चाहिए। हाँ, मुझे और कोई बदमाशी नहीं चलेगी, ना कोई बहाना। 100% सिलेक्शन चाहिए, बताए दे रहे हैं। फुल प्रूफ तैयारी करो और देख लो कहाँ गलती करते हैं, कौन से गलत काम करते हैं, वो सब निकाल बाहर कर दो। समझ गए? हाँ, अनावश्यक दोस्तों के साथ ना घूमो। घूम रहे हो हैं? और जो फर्जी टाइप के, फ्रॉड टाइप के, उनके साथ काहे घूमते हो तुम? नहीं, हमको तो लगता घूमते हो। खाना पीना खाओ, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। हम अच्छे हैं, दुनिया अच्छी। देखे नहीं, वो योगी आया तो सबको बराबर कर दिया, सबको, कोई गुंडे मवाली जितने बदमाशी कर सबको ठोक पीट के मार दिया बीच में 3-5। और जो लूट खसोट किए थे तमाम पैसा, सबका घर गिरवा दिया और ज़मीन जायदाद भी लूटे ले रहा। बनाया सी, वो एल पॉइंट है भाई, बीसी वाले में एल आए। एल का मतलब लिक्विफिकेशन कर हैं? बना लिया? मुझे तो नहीं लगता कि इसको लिखाना चाहिए। 1 पेज 2 पेज 4 पेज लिखाएंगे, इससे अच्छा तो समझा दिया। हाँ, तीनों स्टेट जो है इक्विलिब्रियम में होती है वो इट इज़ ए यूनिक पॉइंट फॉर ए प्योर सब्सटेंस। और कई बार वो शार्प पॉइंट नहीं होता, बहुत किसी रीजन में प्रेजेंट रहता है, तो वो किसी सब्सटेंस के लिए साइंटिस्ट लोग ढूंढते हैं। फिजिक्स, इसका 3 डायमेंशनल फिगर भी होता है, 3 डायमेंशनल पिक्चर भी आपको केमिस्ट्री में, और नहीं तो गूगल करो तो बढ़िया फेज डायग्राम 3 डायमेंशनल मिल जाता है केमिस्ट्री में। हम तो जानते हैं 3 डायमेंशन तो पूरा, पर जानबूझ के कल्टी मार रहे हैं कि केमिस्ट्री की तरफ ना जाएं, इसमें फिजिक्स की तरफ भी रहें। ठीक, कर लेंगे। तो अब क्या है मुकेश? हाँ, न्यू हेडिंग लिखिए, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स में आइए, थर्मोडायनेमिक्स लिखिए, न्यू हेडिंग लिखिए, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। देखो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता ही दिए। इसमें मेनली मैं फोकस करूंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और डिफरेंट प्रोसेसेस में उसका एप्लीकेशन। और बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ जैसे पढ़ा था ना, उसी टाइप का इसको आइसोथर्मल, एडियाबेटिक ऐसी प्रोसेसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ बहुत अच्छा समझाता हूँ। और आईआईटी नीट में जो क्वेश्चन आते हैं उसका सीधे फार्मूला बताता हूँ, डिराइव करते हुए, मतलब आपको परफेक्ट मास्टर बनाते हुए आगे बढ़ता हूँ। जो इंटेलिजेंट है वो सीख के आगे बढ़ जाता है। कई बार किसी को दुख लगता है जब डिराइव करता हूँ लंबा फार्मूला, तो पर कोई डेरिवेशन टफ नहीं है, इजी है, तो सब बन जाएंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस से बार बार नीट में, जेई में क्वेश्चन आते तो उसको करना है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन के बाद फिर सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ में हीट इंजन है, हीट इंजन, कार्नट इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, तो कुछ है, कार्नट इंजन शायद है। तो जो आएगा कंपटीशन में उसको सब लिखवा देंगे। ठीक,